पाइथन के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने कई सारे टाइप पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ी है, लिस्ट पढ़ी है, टपल पढ़े हैं। इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो इंटीजर में आप एक सिंगल इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट में आप एक सिंगल डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से स्ट्रिंग में आप कुछ कैरेक्टर का सीक्वेंस स्टोर कर सकते हैं। आप लिस्ट ले सकते हैं, आप उसमें कुछ आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। आप डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेट ले सकते हैं, टपल ले सकते हैं। तो ये सारे टाइप अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। अब हमें कुछ डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा डेटाबेस मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, उसके कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, उसके मार्क्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस कराने हैं, लाइक उसके मार्क्स आपको रीड करने हैं, उसके मार्क्स के ऊपर आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। इसके साथ आपको कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। आपको उसका जो मार्कशीट प्रिंट करनी पड़ सकती है, कुछ और भी आपको काम करने पड़ सकते हैं। उसी तरह से फॉर एग्जांपल आपको एक बैंक के एम्प्लॉय का डेटाबेस रखना है, जहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नाम जो एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, उसके बाद एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड क्या है, उस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ। और ये एम्प्लॉय का डेटा जब आप स्टोर करेंगे तो आपको डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी कराने हैं। तो आपको कई तरह के काम करने हैं, कई तरह की टास्क परफॉर्म करने हैं, और उसके लिए आपको डेटा चाहिए और डेटा के ऊपर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक ऐसा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की, जिसमें अपने हिसाब से चीज़ें हम रख पाएँ, अपने हिसाब से चीज़ों को हम स्टोर कर पाएँ। कि हमें नेम भी करना है, हमें मार्क्स भी करना है, उसी में हमें कुछ कुछ काम भी कराना है, तो उसके लिए हमने फंक्शंस बना लिए, हमें डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की, जहाँ पे हम कई सारी चीज़ें एक एक कंटेनर के अंदर कई सारी चीज़ें रखेंगे, कई सारा डेटा रखेंगे, और उसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। और हम एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ से एक्सेस होना चाहिए, कहाँ से एक्सेस नहीं होना चाहिए। डेटा के ऊपर जो काम होना है, डेटा के ऊपर जो जो मैनिपुलेशंस होने हैं, वो कैसे होंगे, वो एक कंट्रोल्ड मैनर में हो, उनको किस फंक्शन से हमें उसको एक्सेस कराना है, किससे नहीं कराना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे ही डेटा टाइप की बात करेंगे जिसको कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, या हम लोग बात करेंगे क्लासेस की। तो क्लास वास्तव में एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जिसमें ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, उस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और हम लोग उसमें उसमें उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ से ये एक्सेस होना चाहिए, कहाँ से ये एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो प्रोग्रामिंग की स्टाइल पढ़ी है, जहाँ पे हमने फंक्शंस बनाए, मॉड्यूल्स बनाए, तो वास्तव में एक तरह की फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, एक मॉड्यूलर अप्रोच है। यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं एक एक डिफरेंट अप्रोच, प्रोग्रामिंग का एक और अप्रोच, जिसको कहा जाएगा जिसको जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें सबसे पहला जो इसका कंस्ट्रक्ट है, इसके बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे, हम लोग देखते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो पहला इसका जो कंस्ट्रक्ट है वो हम देखने जा रहे हैं, उसको कहा गया क्लासेस। अब क्लासेस किस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, ये आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे जो क्लास के बारे में बताएगा कि क्लास क्या होती हैं, क्लास को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास को आप कैसे यूज़ करते हैं। तो एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्लास क्या होता है। तो आइए एक एक प्रोग्राम से समझते हैं इसका सिंटैक्स। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। एक क्लास बनाएगी जिसका नाम है टेस्टिंग। यहाँ पे सिंटैक्स आपको समझना है। एक कीवर्ड आप यूज़ करेंगे क्लास, फिर एक स्पेस देने के बाद आप क्लास का नाम देंगे। क्लास का नाम यहाँ पे टेस्टिंग है। आफ्टर दैट अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एंड कोलन। फिर इस क्लास की डेफिनीशन, जैसे आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसी तरह से हम क्लास को डिफाइन करेंगे। कोलन लगाने के बाद आप यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो इसका जो स्पेसिंग है, आपको ये बताना है कि इस क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या, ये क्लास क्या कंटेन कर रही है। इसके लिए आप एक टैब का स्पेस देके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पहले बात की, जब हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया है, लूप को डिफाइन किया है, कि इंडेंटेशन की हेल्प से आप ये बता पाते हैं कि क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से स्टेटमेंट क्लास के अंदर आ रहे हैं। तो एक स्पेस, एक टैब आप टैब देने के बाद आप अंदर जो चीज़ें आप क्लास के अंदर रखना चाहते हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल लिया गया है ए।
एक सिंपल सा वेरिएबल है जिसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर कर ली से 1, और एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया, क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गया जिसका नाम है डिस्प्ले। तो एक कीवर्ड यूज़ किया गया डेफ, जैसा हमको पहले ही पता है कि जब आप एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, DEF स्पेस उस फंक्शन का नाम डिस्प्ले, और एक सेल्फ एक आर्गुमेंट पास करते हैं। तो जब भी आप क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उस फंक्शन में सबसे पहला जो आर्गुमेंट होगा वो सेल्फ होगा। सेल्फ के बाद कॉमा लगा के आप आगे आर्गुमेंट की लिस्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 2 आर्गुमेंट और पास करने होते तो सेल्फ कॉमा A1 कॉमा A2 लाइक दिस, इस तरह से आप ऐड कर सकते थे। तो सेल्फ वास्तव में उसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा इस क्लास का, तो सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका काम बिल्कुल वैसे ही जैसे दिस पॉइंटर का रोल था, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी, अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अभी इसका सिंटैक्स केवल समझते हैं कि आपने एक क्लास को डिफाइन किया, उस क्लास का नाम है टेस्टिंग। क्लास के अंदर एक वेरिएबल आपने लिया a, जिसकी वैल्यू आपने 1 असाइन कर दी, और एक फंक्शन आपने उसके अंदर डिफाइन किया जिसका नाम है डिस्प्ले, जो केवल एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, दिस इज क्लास मेथड। इसके बाद आप क्लास से बाहर निकल आते हैं। देखिए क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें वो आपको दिख रहा है। इसके बाद इस फंक्शन डिस्प्ले के अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन सा फंक्शन आ रहा है वो भी आपको दिख रहा है। डिस्प्ले के अंदर एक फंक्शन केवल रखा गया है प्रिंट, और क्लास के अंदर 2 चीज़ें रखी गई हैं, एक तो ये वेरिएबल a रखा गया है और दूसरा एक फंक्शन रखा गया डिस्प्ले। अब आप क्लास के बाहर आते हैं। क्लास के बाहर आके आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इस क्लास का आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट वास्तव में क्या होता है, क्लास का एक इंस्टेंस होता है। तो टेस्टिंग क्लास का नाम है और T1 उसका एक ऑब्जेक्ट है, उस क्लास का एक इंस्टेंस है। तो T1 इक्वल टू टेस्टिंग और आगे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। बिल्कुल उसी तरह से आप करते हैं जैसे आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जैसे आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उसी तरीके से आपने यहाँ पे इस क्लास को इंस्टेंस, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया, इस क्लास का आपने इंस्टेंस क्रिएट किया जिसका नाम है T1। इसके बाद आप कैसे इसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, आगे हम देखेंगे कि इस क्लास के जो एलिमेंट्स हैं, इस क्लास के अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक ये वेरिएबल a है और दूसरा इसका एक फंक्शन है डिस्प्ले, एक क्लास का मेथड है डिस्प्ले। तो इन दोनों को एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, इनका तरीका ये समझते हैं, इनका तरीका क्या होगा। तो जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है T1, क्लास टेस्टिंग का आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है T1, तो T1.a जब आप a को एक्सेस करेंगे, जब क्लास के वेरिएबल a को एक्सेस करेंगे तो आपने सिंपल यहाँ लिख दिया T1.a। T1 क्या है, T1 उस ऑब्जेक्ट का नाम है जो भी आपने क्रिएट किया है। उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद डॉट लगा के आप उन मेंबर्स को लिखते हैं। अब इस क्लास का मेंबर एक है, इसका वेरिएबल a, और एक उसका मेंबर है, उसका एक मेथड डिस्प्ले। तो आपने यहाँ पे लिखा T1.a। तो इस वेरिएबल a की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T1.a। तो वैल्यू ऑफ a इज T1.a एंड T1.display, T1 के साथ हमने उसी जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसी के साथ हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, T1.display। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने यहाँ पे केवल एक क्लास क्रिएट की है सिंपल सी, उस क्लास के अंदर कुछ मेंबर फंक्शंस को, एक मेंबर फंक्शन को और एक उसका डेटा डिफाइन किया है, और फिर आपने उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया T1, और उस इंस्टेंस की हेल्प से आपने उन क्लास के मेंबर्स को एक्सेस किया है। जो a वेरिएबल है ये इस क्लास का मेंबर है, आपने इसको एक्सेस किया। एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे ये दोनों जो चीज़ें लिखी हुई हैं, दोनों मेंबर, ये दोनों पब्लिक हैं। हमने अभी बात की थी कि हम एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो अभी फिलहाल हमने एक्सेस कंट्रोल नहीं किया है, ये सारे दोनों मेंबर पब्लिक हैं, इसलिए आप इनको इस क्लास के बाहर से एक्सेस कर पा रहे हैं। आगे अगर हम इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे, आगे देखेंगे अगली क्लासेस में कि अगर आप इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हो तो उसका एक्सेस कंट्रोल हो जाता है, आप उसको फिर क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्योंकि ये सारे के सारे दोनों चीज़ें पब्लिक हैं, ये वेरिएबल a भी पब्लिक है और ये डिस्प्ले भी पब्लिक है, इसलिए आप इसको आराम से इस क्लास के बाहर से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज T1.a और T1.display, फिर आपने डिस्प्ले को कॉल कर लिया। तो यहाँ पे आपने केवल एक क्लास को डिफाइन किया, उसके अंदर 2 चीज़ें डिफाइन की, एक वेरिएबल और एक मेंबर फंक्शन, और आपने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया। अभी उसको रन करा के देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ये देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है, वैल्यू ऑफ a इज 1, दिस इज क्लास मेथड। तो जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ, हमने क्या प्रिंट कराया था T1.a,
वैल्यू ऑफ ए कहाँ से उठाई थी, t1 डॉट ए, तो वैल्यू ऑफ ए 1 आ गई। और इसके बाद आपने प्रिंट कर लिया t1 डॉट डिस्प्ले, जो मैसेज था उसके अंदर आपने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन कहाँ है, ये फंक्शन टेस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो टेस्टिंग क्लास के अंदर है। तो टेस्टिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है t1, जिसकी हेल्प से आपने इस मेथड को कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल किया। तो इस तरह से ये दो चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो गई, वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 एंड दिस इज़ अ क्लास मेथड। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ये अगला प्रोग्राम है जहाँ पे एक चीज़ और की गई है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया गया। कभी कभी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे ही आप एक क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करें, उसी समय आप क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दें या कुछ और काम आप उसके अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर से। जावा एंड C++ इन लैंग्वेजेज में हमने कंस्ट्रक्टर की बात की है। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है init इनिट फंक्शन के पहले 2 अंडरस्कोर हैं और इनिट फंक्शन के बाद 2 अंडरस्कोर हैं। तो कंस्ट्रक्टर का काम आप यहाँ पे कैसे कराएंगे, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। तो इस फंक्शन के अंदर आप जो भी काम करेंगे, जो भी चीज़ें, जो वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते हैं, उसको हम जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, ये कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है। और इनिट के बारे में कहा गया है, init method is automatically executed when an object of that class is created। तो किसी भी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो init मेथड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड इट इज सिमिलर टू कंस्ट्रक्टर, जो हमने C++ में अगर आपने देखा है तो C++ में ये काम हमने कंस्ट्रक्टर का यूज करके किया था। सेल्फ आर्गुमेंट के बारे में यहाँ बात की गई है। सेल्फ आर्गुमेंट रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सेल्फ का मतलब उसी ऑब्जेक्ट को ये रेफर करता है फॉर विच द करंट फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड, सिमिलर टू दिस इन जावा। जैसे जावा में दिस होता है, उसी तरह से यहाँ पे ये सेल्फ आर्गुमेंट काम करता है। तो उसी क्लास को ये उसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिस ऑब्जेक्ट का आप मेथड कॉल करते हैं। तो इसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें आप देखते हैं हम क्या होने वाला है। एक क्लास है यहाँ पे जिसका नाम है डेमो। डेमो क्लास को डिफाइन किया गया, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया। डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसा एक फंक्शन का होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन की तरह ही होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा, डिफाइन किया डबल अंडरस्कोर init डबल अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा वैल। इसके बाद आपने क्या किया, सेल्फ डॉट वैल। पहला आर्गुमेंट हमेशा सेल्फ पास होगा, चाहे आप इनिट फंक्शन को डिफाइन करें या कोई और फंक्शन को डिफाइन करें, पहला आर्गुमेंट हमेशा सेल्फ होता है। इसके बाद आप आर्गुमेंट की लिस्ट आगे दे सकते हैं। देन सेल्फ डॉट वैल इक्वल टू वैल, एंड इसमें क्या प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट द वैल्यू इज वैल। तो इतना काम आपने इनिट फंक्शन के अंदर किया है। और क्लास जो आपने बनाई यहाँ पे डेमो, इसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन है इनिट। यानी कि जैसे ही आप इस क्लास डेमो का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू आप यहाँ पास कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे आप वैल में असाइन कर दी जाएगी और उसको प्रिंट कराना है। तो आप यहाँ पे देखिए D1 आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो D1 आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेमो क्लास का। तो D1 इक्वल टू डेमो। अब पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर आप एक पैरामीटर पास कर दे रहे हैं 100, जो वैल की वैल्यू है वो 100 अब आप पास कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या करेगा कि वैल में 100 असाइन कर देगा, सेल्फ डॉट वैल इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने वैल वेरिएबल लिया है उसमें 100 असाइन कर देगा और फाइनली उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो आप इसको रन करा के इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसको रन कराते हैं। इसको रन कराने पे आप देखेंगे कि जो आपने इनिशियलाइज की थी वैल्यू, द वैल्यू इज 100, जो वैल्यू आपने इनिशियल वैल्यू दी थी वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। आप यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ले सकते हैं, आपने 0 ले लिया। अगर आप कोई वैल्यू यहाँ नहीं देते हैं, आपने इसको कॉल कर लिया सिंपल, तो आपने एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कर दिया वैल इक्वल टू 0। उस केस में यहाँ पे कोई वैल्यू आपने क्योंकि नहीं दी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपने 0 दी थी उसी के साथ ये रन हो जाएगा। आप देखिए वैल्यू इज़ 0, आप कोई वैल्यू दे देते हैं से 50, तो ये 0 को ओवरराइट कर देगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, इस बार प्रिंट कर देगा 50। तो यहाँ पे हमने केवल इनिट का रोल देखा कि इनिट का रोल क्या है, एक कंस्ट्रक्टर की तरह बिहेव करता है कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तुरंत उसको इनिशियलाइज कर देगा। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।